आज हम आपको क्लिफर्ड गिट्स पर कुछ महत्वपूर्ण जो सेक्शंस हैं, महत्वपूर्ण बातें उनको चर्चा करेंगे। क्लिफर्ड गिट्स एक अमेरिकी सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक हैं। ये निर्जातीय अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मानव विज्ञान, निर्जाति विज्ञान में एक विशेष अलग व्याख्यात्मक दृष्टिकोण की वकालत व समर्थन किया। अपने लेखन में उन्होंने संस्कृति, धर्म, प्रतीक और ज्ञान पर जोर दिया। अब यहाँ पर निर्जाति विज्ञान या मानव विज्ञान की वकालत की बात कर रहे हैं। निर्जाति विज्ञान का मतलब इथनोमेथोडोलॉजी या इथनोग्राफी। इथनोग्राफी का मतलब होता है कि अपनी समाज या अपने समुदाय या अपने किसी अपनेपन के भाव के साथ जुड़े हुए सोसाइटी का स्टडी करना। अब यहाँ पे इथनो वर्ड का ही मतलब होता है अपना, यानी अपना, और जात यानी अपना समुदाय। तो अपना समुदाय के प्रति, जो अपने समुदाय के प्रति की भावना है, ऐसे थॉट्स को, इस विज्ञान को डेप्थ में स्टडी करना, इसको समझना ही इथनो विज्ञान कहलाता है। अपने लेखन में इन्होंने संस्कृति, धर्म और ज्ञान पर जोर दिया। संस्कृति आपको मैंने कई बार बताया, संस्कृति का तात्पर्य होता है अब तक का सीखा हुआ व्यवहार। वट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ इनहेरिटेड फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स, इट इज अवर कल्चर। यानी जो भी आज तक हमने सीखा और अपने पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता आया, वो हमारी संस्कृति है। संस्कृति दो पक्ष को लेके होती है, एक भौतिक, एक अभौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष जो फिजिकल वस्तु हैं, जो भौतिक तत्व हैं, जो दिखाई देती हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम भौतिक पक्ष कहते हैं। अभौतिक पक्ष वो पक्ष होता है जिसे हम साधारण रूप से नहीं देख सकते, जिसे हम विचार कर सकते हैं, जैसे हमारे मूल, हमारे विश्वास, ये अभौतिक पक्ष है। तो इन्होंने संस्कृति का अध्ययन किया। गिट्स ने धर्म प्रतीक और ज्ञान पर जोर दिया, धर्म पर जोर दिया। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धारण करना का मतलब वो जो चीजें हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, जिनके तहत अपने जीवन को संचालित करते हैं। अब इस प्रकार से हमारी कार्य प्रणाली, जीवन जीने का तरीका, हमारे विचार जो हमने किसी के द्वारा धारण किया या अपने व्यक्तिगत विचारों से विकसित करके धारण किया, वो सब कुछ धर्म है। अब अगर ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति संसार में धार्मिक नहीं है, तो ये गलत है। खुद स्वयं जो ये कहे कि हम अधार्मिक हैं, वो भी ये नहीं कह सकता कि हम अधार्मिक हैं, क्योंकि धर्म का मतलब तो धारण करना होता है। अगर आपने एक छोटा सा नियम भी धारण किया है, जीवन जीने के लिए कुछ व्यवस्था, कुछ सोचना, कुछ उठना, कुछ कैसे कितने बजे उठना है, कैसे सोना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, जो भी आपने एक नियमावली बनाई, टाइम टेबल बनाया, तो एक प्रकार से आपने किसी भी बात को धारण कर लिया, और इस प्रकार से धारण करना ही धर्म होता है। धर्म एक्चुअली ध्री धातु संस्कृत से उद्गृत हुआ है, जिसका तात्पर्य धारण करना होता है। और इस प्रकार से दुर्कीम से लेकर गिट्स तक ने धर्म की व्याख्या करी। धर्म को यहाँ पर धारण करना यानी धर्म को स्वीकार करना, धर्म को प्रतीक मानना। धर्म और प्रतीक, यहाँ पर गिट्स ने कहा कि समाज में जो धर्म है वो हमारे लिए एक प्रतीक का कार्य करता है, हमें बताता है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है, और हमारी एक पहचान बनाता है, एक प्रतीक प्रस्तुत करता है, पहचान बनाता है। गिट्स ने ज्ञान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नॉलेज इज वेरी एसेंशियल। जैसा कि मिशेल फोका ने कहा था कि पावर जो है वो शक्ति ही, ज्ञान ही शक्ति है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर गिट्स ने भी शक्ति को, ज्ञान को एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट समाज के संचालन में माना। समाज के विकास के लिए ज्ञान होना जरूरी है, और उन्होंने ये माना कि जहां ज्ञान है वहां पर व्यक्ति का विकास सियोटी है, और अगर ज्ञान है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो ज्ञान, धर्म, संस्कृति, इन सारे एस्पेक्ट्स को उन्होंने काफी गहराई से व्याख्या किया। धर्म के संबंध में उन्होंने इसे एक सांस्कृतिक व्यवस्था माना। इन्होंने धर्म के संबंध में वास्तव में दो बातों को रखा। एक तो धर्म क्या है? धर्म सांस्कृतिक व्यवस्था है, एक कल्चरल सिस्टम है। सांस्कृतिक व्यवस्था यानी कल्चरल सिस्टम है। धर्म एक संस्कृति यानी एक व्यवस्था, एक जीवन जीने का तरीका है, एक व्यवहार का तरीका है, जिसे मानव सदियों से अपनाता चला आया है। यानी व्यक्ति के व्यवहारों का तरीका है, व्यक्तियों के जीवन जीने का एक कला है। दूसरे रूप में धर्म को इन्होंने प्रतीकों की एक व्यवस्था कहा। धर्म क्या है? एक प्रतीकों की, सिंबॉलिक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसमें प्रतीक होते हैं। प्रतीक क्या है? प्रतीक जो किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, संकेत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से धर्म हमें जीवन जीने की बहुत से तत्व सिखाते हैं, संकेत प्रदान करते हैं, और एक व्यवस्थित व्यवस्था। इन्होंने धर्म को एक व्यवस्था कहा। व्यवस्था का मतलब सुनियोजित तरीका। इस प्रकार से जीवन जीने की एक सुनियोजित शैली है,
तो धर्म की इन्होंने विशद वर्णन किया। उनके परिप्रेक्ष्य में संस्कृति ऐतिहासिक रूप से अर्थों के हस्तांतरित पैटर्न को प्रकट करती है जो कि प्रतीकों में सन्निहित होती है। संस्कृति के संदर्भ में उन्होंने और व्याख्या करते हुए ये बात कहा, उन्होंने कहा कि संस्कृति क्या है, इतिहास के रूप में देखें तो हस्तांतरित पैटर्न, यानी जो अब तक कई युगों से, कई जनरेशन से हस्तांतरित यानी ट्रांसफॉर्म होता आया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो पास होता आया और हम उसे लेते आए, इस हस्तांतरित पैटर्न को प्रकट करती है और हमें प्रतीकों में सन्निहित करती है, यानी हमें सिंबल्स में ये बांधती है, एक प्रकार से हमें एक कहा जाए तो प्रतीकवादी व्यक्ति बनाती है और प्रतीक प्रस्तुत करती है कि कैसे हमें जीवन को जीना है। तो ये धर्म है, ये संस्कृति है, ये प्रतीकों की एक स्वरूपात्मक व्यवस्था है, प्रतीकों की स्वरूपात्मक व्यवस्था यानी प्रतीकों की व्यवस्था माना। इनके अनुसार संस्कृति प्रतीकात्मक स्वरूपों में वर्णित विरासतीय धारणा की एक व्यवस्था है। क्या कहा? संस्कृति प्रतीकात्मक स्वरूपों में वर्णित विरासतीय धारणा की एक व्यवस्था है, यानी विरासत से एक धारणा है और इस धारणा को प्राप्त करने की एक व्यवस्था है जो प्रतीकों के स्वरूप में है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संस्कृति के वर्णन में सभी ने लगभग यही माना कि संस्कृति अब तक जो हमने सीखा है उस सीखे हुए व्यवहार का हस्तांतरण है। इन्होंने क्या चेंज बोला? इन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक स्वरूपों में वर्णित। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं कोई कथन इस संदर्भ में आता है जिसमें इनकी पहचान करनी है कि धर्म के संबंध में या संस्कृति के संदर्भ में इन्होंने क्या, इनकी स्टेटमेंट क्या है, यानी गिट्स की स्टेटमेंट क्या है, तो क्लिफर्ड गिट्स ने प्रतीकात्मक स्वरूपों का शब्द का प्रयोग किया। प्रतीकों का एक स्वरूप है और इसलिए ये आपके लिए सबसे बड़ा पहचान होगा कि संस्कृति प्रतीकात्मक स्वरूपों में वर्णित विरासतीय धारणा की एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है, एक प्रणाली बोला, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसके जरिए व्यक्ति वार्तालाप करते हैं, यानी आपस में लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं और अपने जीवन के प्रति अभिवृत्ति और ज्ञान को स्थायी और विकसित करते हैं। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड यानी व्यक्ति के व्यवहारों में, उसके व्यक्ति की क्रियाओं में उसके व्यवहारों का दर्पण होना, दर्शन होना, यानी जब व्यक्ति की क्रियाएं उसके व्यवहार में प्रदर्शित होने लगे तो वो उसके एटीट्यूड को कहा जाए, उसको फिर उसका एटीट्यूड कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में एक वकील होता है और वो साधारण ड्रेस में भी अगर आम समाज में कहीं बैठा है तो उसकी बात से, वार्तालाप से ये पता चलने लगता है कि ये लगता है कि वकील है। इसी प्रकार से एक पुलिस वाला जब आम समाज में कहीं घूमता है तो उसके हाव भाव, ढील ढाल से पता चलता है कि कहीं ये कोई पुलिस वाले हैं क्या, इनके बात करने के तरीका। तो एटीट्यूड जो है ये वास्तव में व्यवहारों में, क्रियाओं में व्यवहारों का सम्मिलन हो जाना होता है। इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये एक प्रणाली है, संस्कृति वास्तव में एक प्रणाली है जिसके जरिए व्यक्ति वार्तालाप करते हैं, लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लोग एक दूसरे पे अपने विचारों का हस्तांतरण करते हैं और अपने जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण, अभिवृत्ति यानी एक दृष्टिकोण, एक एटीट्यूड अपना लेते हैं और ज्ञान को स्थायी और विकसित करते हैं। और इस प्रकार से जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसे स्थिर करते हैं और आने वाले जनरेशन को देते चलते हैं और ये विकसित होता रहता है। ये इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया क्लिफोर्ड गिट्स ने, मेटा वर्णन यानी मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा वर्णन का मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये एक फिलोसफिकल बात हो गई। मेटा एक्चुअली मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है। मेटाफिजिक्स का क्या मतलब होता है? मेटाफिजिक्स का मतलब तत्व मीमांसा। तत्व यानी फिजिक्स और मीमांसा यानी मेटा। तो मेटा यानी वृहद, मीमांसा यानी बहुत वृहद, बहुत ह्यूज। और इस प्रकार से देखा जाए तो मीमांसा है, मेटा शब्द है, ये एक विश्लेषण हो गया, ये कहीं भी लगाया जा सकता है, जिसका तात्पर्य होता है ह्यूज, ग्रेट, टू बिग। मीमांसा बहुत श्रेष्ठ, गहराई से। अब इस संदर्भ में देखें तो कॉन्सेप्ट में जब हम मेटा वर्ड का प्रयोग करते हैं तो गहराई से अध्ययन करना, तो मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा यानी तत्व का गहराई से अध्ययन करना। उसी दृष्टिकोण से यहां मेटा डिस्क्रिप्शन वर्ड है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो इन्होंने प्रयोग किया, जिसका मतलब हो गया कि किसी भी कॉन्सेप्ट का गहराई से विश्लेषण करना। अब आपको मैंने मेटा वर्ड की व्याख्या कर दी। अब मेटा कहीं भी आए, किसी भी सिद्धांत पे जुड़ा हो, उसे चुटकी बजाते आप हल कर लेंगे। व्हाट इज मेटा यानी मीमांसीय, यानी गहराई से, यानी एकदम घुसकर,
विश्लेषण, विशुद्ध रूप से विश्लेषण करना, गहराई से उस संबंध में सोचना। तो गहराई से सोचना, अब किसी भी कॉन्सेप्ट को गहराई से सोचने की बात ये करते हैं। तो मेटा वर्णन की बात करी, यानी मेटा डिस्क्रिप्शन। अब जैसे इन्होंने संस्कृति की बात की, तो संस्कृति को कितना डेप्थ में जाके सोचा, कहा कि संस्कृति क्या है, एक विरासती धारणा है जो प्रतीकात्मक स्वरूपों को व्यक्त करती है। धर्म के विषय में कहा कि धर्म क्या है, वो धारण करने से संबंधित है। धर्म एक धारणा है जिसको लोग धारण करते हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था है, प्रतीकों की व्यवस्था है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट का मेटा वर्णन कर रहे हैं, यानी मेटा डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी गहराई से वर्णन कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाकर एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके अनुसार एक अच्छी निर्जाति विवरण नाम मात्र का विवरण नहीं होता, या अर्थों से भरी एक शक्तिशाली किताब हो सकती है। निर्जाति विवरण असाधारण मोटी हो सकती है। अब निर्जाति विवरण, अब निर्जाति मैंने अभी आपको बताया इथनोग्राफी। इथनो मतलब अपना, निरी जाति यानी समुदाय, तो निर्जाति यानी अपना समूह, अपना समुदाय। एक्चुअली निर्जाति जो तात्पर्य है, निरी यानी अपना, ये किसी भी चीजों के साथ जोड़ा जा सकता है, ये भी एक एडजेक्टिव है। जैसे हम अपने समुदाय, अपने धर्म, अपने देश, तो ये निरी यानी मेरा जिसमें हम समाहित हो जा रहा है। निरी जाति मेरा समुदाय, मेरा जाति, कहा जाए निजाति मेरा अपना, मेरा परिवार, तो किसी भी चीजों के साथ निरी लगा दिया। तो यहाँ पर निर्जातिक वर्णन यानी काफी डेप्थ में अपने समुदाय के संबंध में वर्णन करना, अपने समाज के विषय में वर्णन करना। तो इन्होंने कहा कि एक अच्छी निर्जाति वर्णन विवरण नाम मात्र का विवरण नहीं होता, यह अर्थों में भरी एक शक्तिशाली किताब हो सकती है। यानी अगर हम ये कहते हैं कि निर्जाति विवरण किया गया है, तो अपने समूह समुदाय के प्रति अगर विवरण किया गया है, तो ऐसे नहीं किया गया है, बड़ी गहराई से सोच के किया गया है, उसके विषय में बड़े डेप्थ में सोचा गया होगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में उस बात को की गई होगी, बड़ा चिंतन मनन किया गया होगा। तो अगर कोई निर्जाति शास्त्री है, इथनोग्राफर है, इथनोलॉजिस्ट है, तो इसका मतलब कि उसने अपने समूह समुदाय के प्रति बड़े डेप्थ के साथ सोचा है, बहुत ही गहराई के साथ विचार किया है, और तब जाकर उस समूह समुदाय का वो अध्ययन कर रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि एक अच्छा निर्जाति विवरण जो कहना नहीं होता मात्र, बल्कि वो एक शक्तिशाली पुस्तक है, यानी उसमें विचारों का सम्मिलन है जो बड़े गहराई से सोच विचार करके लिखी गई है या कही गई है। निजाति विवरण असाधारण मोटी हो सकती है, असाधारणात्मक मोटी हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा। असाधारणात्मक यानी कि जैसा सोचा नहीं गया, तो एक्सेप्शन से कई ज्यादा, यानी अपने होप से भी ज्यादा विवरण हो सकता है। एक निजाति विवरण जो इथनोग्राफर होता है, इथनोलॉजिस्ट होता है, जो इथनोग्राफिंग करता है, वो इथनोग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा विशिष्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में सोचा हुआ हो सकता है। अब इस प्रकार से इनके थॉट्स को अगर हम देखें, तो इन्होंने धर्म की बात करी, इन्होंने धर्म को एक प्रतीकों की व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करी, इन्होंने संस्कृति की बात करी, जिसे इन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक रूप में अर्थों का हस्तांतरित पैटर्न है जो कि प्रतीकों से सन्निहित है, यानी प्रतीकों से सजी हुई है। और इन्होंने ज्ञान की बात करी, इन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो मानव को विशेष समाज की ओर जोड़ता है, विशेषता या विशिष्ट व्यक्ति बनाता है, और व्यक्ति इस ज्ञान को जो है स्थिर करता है अपने सांस्कृतिक वर्णन के द्वारा, अपने संस्कृति की व्याख्या के द्वारा, अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के स्वरूप को विरासत के रूप में रखकर अपने ज्ञान को डिग बनाता है, स्थायी बनाता है। और इस प्रकार से इन्होंने मेटा वर्णन की बात करी, यानी कि किसी चीज को कितना कॉन्सेप्चुअल, कितना डेप्थ में जाकर सोचने की बात करी। और इन्होंने इथनोग्राफी, इथनोलॉजी को यहाँ व्याख्या करा कि एक अच्छा इथनोग्राफी जो है वो एक प्रकार से एक शक्तिशाली पुस्तक हो सकती है, यानी किसी चीज के विषय में बड़ा डेप्थ में सोची विचारना हो सकती है, थॉट हो सकती है, जो काफी गहराई के साथ बनाई गई हो सकती है, और ये असाधारण रूप से बहुत ज्यादा डेप्थफुल हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लिफोर्ड गिट्स महोदय ने ये कुछ महत्वपूर्ण विचार अपने थॉट्स के रूप में यहाँ पर महत्वपूर्ण विचार अपने दिए। इनकी कुछ एक पुस्तकें हैं, कुछ उनको मेजर बुक्स या मेजर राइटिंग्स हैं, उनको देखना यहाँ जरूरी है। पहला इनका इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति का व्याख्या या संस्कृति के मीनिंग को
या अर्थापन, यानी संस्कृति के अर्थापन यानी संस्कृति के अर्थ को क्लियर करना। दूसरा लोकल नॉलेज, फर्दर एसेज इन इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी। तीसरा द रिलीजन ऑफ जावा, जावा एक समुदाय था, जावा जाति का जनजाति, उसके ऊपर अध्ययन किया इन्होंने। फिर तीसरी पुस्तक है सिर्फ लोकल नॉलेज थिक डिस्क्रिप्शन, यानी मोटा विवरण, जिसके विषय मैंने अभी आपके सामने चर्चा किया कि भाई मेटा कॉन्सेप्ट या मेटा थॉट्स के साथ सोचना, टुवर्ड्स एन इंटरप्रेटिव थ्योरी ऑफ कल्चर। तो संस्कृति का इन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन किया। इसके बाद एक इनके वर्क्स एंड लाइव्स, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज ऑथर। तो एक निजाति विज्ञानी एक लेखक के रूप में उसका जीवन और उसके कार्य। अभी निजाति विज्ञानी के रूप में मैंने आपको बताया कि एक निजाति विज्ञानी क्या होता है, उसकी थॉट्स एक किताब के रूप में हो सकते हैं। लाइफ एमंग द एंथ्रोज एंड अदर एसेज, एक पुस्तक इन्होंने ये भी लिखा। और एक पुस्तक है मिथ, सिंबल एंड कल्चर। मिथ का मतलब यहाँ पर एक तत्व है, एक ज्ञान है, एक सोच है, एक कल्पना है। सिंबल यानी प्रतीक और संस्कृति यानी कल्चर। तो इस प्रकार से मिथ, सिंबल एंड कल्चर। स्टूडेंट्स, ये किताबों की जो सूची मैंने अभी आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में क्लिफर्ड गिट्स अभी पिछले कुछ एक आध साल से जुड़े हैं, सिलेबस के अंतर्गत आए हैं। और ये समझ लीजिए कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर ज्यादा थॉट्स और ज्यादा बुक्स नहीं प्रस्तुत हैं। तो ये नेट या इंटरनेट या अन्य संसाधनों या सोर्सेस के माध्यम से कुछ पॉइंट्स मैंने कलेक्ट करके आपको प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो क्लिफर्ड गिट्स पे बहुत पसंद आएगा और इसमें से बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके काम आएंगे। सो इसको नोट करते चलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर आप शेयर कर सकते हैं, अपने विचारों को कमेंट को भेज सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही इस सोशियोलॉजी के कुछ और भी थिंकर्स और महत्वपूर्ण विचारकों के साथ अगले वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।